वी आर स्टार्टिंग द डाउट सेशन नाउ. क्वेश्चन नंबर 35 चैप्टर 4 की असाइनमेंट डिस्कस हो रही है. उसका क्वेश्चन नंबर 35. Write the expression in vector form for the Lorentz force on a charged particle moving in a magnetic field. पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगता है वो होता QE और मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो होता QV क्रॉस B. तो ये टोटल फोर्स होता है. दिस इज कॉल्ड एज द लॉरेंट्ज फोर्स. और वो कह रहा है क्वेश्चन में 35 अगर आप पढ़ेंगे कि पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो इस वाली टर्म को हटा दीजिए. तो लॉरेंट्ज फोर्स कितना रह जाएगा बस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं. तो लॉरेंट्ज फोर्स विल ओनली बी Q इंटू V क्रॉस B. और वेक्टर फॉर्म में लिखना था तो QV भी साइन थीटा मत लिखिएगा, Q इंटू V क्रॉस B लिखिए. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो उसको भी आप ऐड कर देते QE. नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली टर्म हटा दो, सिर्फ ये रह जाएगा. अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें वो कह रहा है चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 कूलम. पार्टिकल का जो चार्ज है वो 1 कूलम है. इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, वेक्टर में दिया हुआ है 2i प्लस 3j, 2i कैप प्लस 3j कैप. मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है i प्लस j माइनस k. मैग्नेटिक फील्ड इज i प्लस j माइनस k. आप लोगों को वेक्टर्स समझ में आना चाहिए. वेक्टर्स में ऐसा नहीं है कि मुश्किल आए आप लोगों को. इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग द y एक्सिस. तो जो उसकी वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है अलोंग द y एक्सिस, यानी 10j का. अलोंग द y एक्सिस का मतलब क्या है, 10j. तो जो सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड, यानी पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा. और ये क्वेश्चन हमें वेक्टर में सॉल्व करना है. तो देखिए कैसे करेंगे. पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा Q इंटू E. Q कितना है 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2i प्लस 3j. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो डायरेक्टली आपका आसानी से निकल आया. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन. डायरेक्टली Q 1 था और E मल्टीप्लाई कर दिया 1, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. अब मैग्नेटिक फोर्स जब आपको निकालना है तो रिकॉल करिए कि आप क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करते थे. क्लास 11th में या मैथ्स में आपको पढ़ाया होगा. क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट बनाया जाता है. तो जब आप मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे तो Q तो खैर 1 है, उसको छोड़ दीजिए. तो सिर्फ क्या बचा, V क्रॉस B, क्योंकि Q की वैल्यू तो 1 दे रखी. तो मैग्नेटिक फोर्स बचा V क्रॉस. अब V क्रॉस B के लिए आपको बनाना पड़ेगा डिटर्मिनेंट I कैप J कैप. पहले V को लिखेंगे, वेलोसिटी कितनी है. अब वेलोसिटी को पूरा लिखना पड़ेगा. 0 I कैप प्लस 10 J कैप प्लस 0. तो 0 10 0, वेलोसिटी को आप लिखेंगे 0 10 0. फिर मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे, V क्रॉस B है तो B बाद में लिखा जाएगा. 1 1 माइनस. क्वेश्चन में देखिए मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है I प्लस J माइनस K, यानी 1I 1J 1K. तो 1 1 माइनस. ठीक है ना. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों हमें फाइंड आउट करना. इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है. यू शुड बी नोइंग कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे. डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए. कोई कंसर्न किसी को इसमें बताओ. बोलो सर. बोलो. सर टेबल फिर से रिपीट करो. आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है नहीं आता, ये बताओ. यस सर. करो फिर सॉल्व. क्या रिपीट करो, इसमें सॉल्व करो इसको. मैग्नेटिक फोर्स निकाल रहे हो ना, V क्रॉस B. V की वैल्यू दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है. डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए. डिटर्मिनेंट जब हम सॉल्व करेंगे मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा देखते हैं. सबसे पहले हम ले लेते हैं I कैप. जब आप I कैप लेंगे तो I कैप के नीचे वालों को हाइड कर लीजिए.
10 इंटू -1 और -1 इंटू 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -10। उसके बाद हम जे कैप लेते हैं, जे कैप नेगेटिव साइन के साथ लिया जाता है, तो माइनस जे कैप। जे कैप के नीचे वाले हाइड कर लेते हैं, 0 इंटू -1 माइनस ऑफ 1 इंटू 0, तो ये तो 0 आ गया। फिर के कैप को लेते हैं, जब के कैप को लेंगे तो उसके नीचे वाले हाइड कर लेंगे, 0 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 10, तो माइनस। तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स आया हमारा -10 आई कैप -10 के। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था और मैग्नेटिक फोर्स जो था, इनको आप ऐड कर दीजिए टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स दोनों वेक्टर फॉर्म में है, यू कैन ऐड देम डायरेक्टली। इसी के नीचे लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी, 2i + 3j, 2i + 3j। अब ध्यान रखना ये i है, ये k है, तो बेटर है कंफ्यूजन ना हो, तो यहां लिख लो 0j -10 k, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी k वाले को 0 कर दो। अब आप इनको ऐड कर सकते हैं, -10 और 2, i वाला i में ऐड होगा, j वाला j में ऐड होगा, k वाला k में ऐड। तो दिस विल कम आउट टू बी -8i कैप + 3j कैप -10 k। ये हमारा टोटल फोर्स आ जाएगा। ठीक है ना, कैसे वेक्टर वाले तरीके से इसको सॉल्व करा है। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन नंबर 35? चलिए ठीक है, नेक्स्ट 35 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करें, असेंडिंग ऑर्डर। कोई कंसर्न है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर रीड क्वेश्चन नंबर 39। रीड करिए प्लीज सब लोग। A fine beam of positive particles moving with a speed v enter a region 1। फिगर देखो बनी हुई है, तो फिगर बना लेते हैं। दो रीजन हैं, रीजन 1 और 2। रीजन 1 ये है और ये रीजन 2। दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2। रीजन 1 में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ डायरेक्टेड, दिस इज द इलेक्ट्रिक। वो कह रहा है रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। रीजन 1 हैज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे को दिया हुआ है कि इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, पर इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में मेरे को नहीं बताया कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, नीचे है, इनवर्ड है, आउटवर्ड है, कुछ नहीं बताया। फिर वो कहता है then these particles move into region 2 where only the magnetic field exists। इस रीजन में ओनली मैग्नेटिक फील्ड, इस रीजन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पर आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में। रीजन 1 में ई और बी दोनों है, ई नीचे की तरफ है, बी नहीं पता कहां है। रीजन 2 में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। The path of the particle in the two region is as shown in the figure। पार्टिकल यहां से आया, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब देखिए रीजन 1 में वो सीधा चला गया, रीजन 1 में उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट, रीजन 1 में वो नहीं मुड़ा, और रीजन 2 में जैसे ही वो एंटर करा वो गोल घूम गया ऊपर। तो दिस इज द पाथ। इन रीजन 1 वो सीधा चला गया और रीजन 2 में वो गोल घूम रहा। स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन रही होगी। पहले इसका पार्ट बी देखते। इस रीजन में, रीजन 1 में ये पार्टिकल सीधा चला गया, ये बिल्कुल वेलोसिटी सिलेक्टर वाला केस हो गया। वेलोसिटी सिलेक्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लगता था, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगता था, दोनों बराबर हो जाते थे।
तो वैसा ही कुछ हो रहा होगा यहाँ पे, देखो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाएगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नीचे की तरफ लगा, QE, और मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है ऊपर की तरफ लगा होगा, क्योंकि तभी वो कैंसिल आउट होगा। आप देखिए ना पार्टिकल का पाथ देखिए कैसा है, पार्टिकल इज गोइंग स्ट्रेट अनडिविएटेड, रीजन 1 में वो सीधा जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट रहे होंगे। अगर मैग्नेटिक फोर्स बड़ा होता तो वो उसको अपनी तरफ मोड़ देता, इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा होता वो उसको अपनी तरफ मोड़ देता, पर पार्टिकल तो सीधा जा रहा है। गिवन फिगर को देखो, रीजन 1 में वो लाइन सीधी है, तो यानी वो डिविएट नहीं हुआ, यानी मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ रहा होगा, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB, तो इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल वेलोसिटी सिलेक्टर रिकॉल करो, और ये दोनों कैंसिल हो रहे होंगे, यानी QE इज इक्वल टू QVB, Q कैंसिल हो जाएगा। पार्ट बी में देखिए, स्टेट द रिलेशन बिटवीन E एंड B इन रीजन 1, E और B के बीच में रिलेशन, E इज इक्वल टू VB, ये हमारा रिलेशन होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो दिस इज द बी पार्ट। अब ए पार्ट 99% बच्चा गलत कर, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। 99% बच्चे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। उनसे पूछते हैं कि ऊपर की तरफ क्यों कह रहे हो, तो वो कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तभी तो कैंसिल आउट करेंगे, यही तो बोल रहे थे हम लोग। तो आप यहाँ पे एक चीज गलत कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे। तो ये मत कहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉट कैंसिलिंग आउट ईच अदर। कैंसिल आउट कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड उस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको राइट हैंड रूल से रिवर्स वर्कआउट करनी पड़ती है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ हो जिससे कि उसकी वजह से लगने वाला फोर्स ऊपर की तरफ। अज्यूम कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, लेट अस से हम मैग्नेटिक फील्ड को डॉट अज्यूम कर लें, लेट मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है डॉट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाता है उसका फॉर्मूला अगर आप रिकॉल करें, QV क्रॉस P। फर्स्ट फिंगर पॉइंट करती है वेलोसिटी को, सेकंड फिंगर पॉइंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। तो चलिए करके देखते हैं। वेलोसिटी इस तरफ है, पार्टिकल इधर जा रहा था, और मैंने क्या माना है कि मैग्नेटिक फील्ड में मान रहा हूं आउटवर्ड, मैंने अज्यूम करा है। मैं फोर्स की डायरेक्शन निकालूंगा, अगर फोर्स ऊपर की तरफ आ गया यानी जो मैंने अज्यूम करा है वो सही है। तो ये देखिए, ये वेलोसिटी है पार्टिकल की, इधर जा रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने आउटवर्ड माना है। अब राइट हैंड रूल लगाना है, फर्स्ट फिंगर वेलोसिटी की तरफ रखनी है और सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे रखना, ध्यान से देखो, फर्स्ट फिंगर वेलोसिटी की तरफ है, ये वाली फर्स्ट फिंगर, और सेकंड फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने बाहर अज्यूम करा है। इसमें आप देखिए थंब नीचे की तरफ आ, यानी मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो नीचे लगाएगा, और मुझे मैग्नेटिक फोर्स नीचे नहीं चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए, यानी मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अज्यूम करी हुई है वो गलत। अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड रहा होता तो उसकी वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगता और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैंसिल आउट नहीं कर पाता। तो कुछ और अज्यूम करते हैं, उल्टा अज्यूम करते हैं, इनवर्ड अज्यूम करते हैं। अब करके देखते हैं कि अब जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या है। अब वेलोसिटी हमने मानी हुई है, आगे है, वेलोसिटी तो दे रखी है। इस बार मैग्नेटिक फील्ड को आप अंदर की तरफ माने, इनवर्ड माने। देखिए ये वेलोसिटी है आगे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड मैंने अंदर की तरफ। राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे इस फर्स्ट फिंगर वेलोसिटी की तरफ, ये वाली,
और सेकेंड फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आने लगी। इस बार आप देखिए जो थंब आ रहा है ऊपर की तरफ आ, यानी मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और ऊपर ही हमें चाहिए था, हमें मैग्नेटिक फोर्स ऊपर ही चाहिए, यानी जो डायरेक्शन मैंने लिखी है, जो मैंने अज्यूम करी है, ये सही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द इनवर्ट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट। थोड़ा टाइम लगेगा आपको राइट हैंड रूल समझने में, कोई बात नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, समझ में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली, इनवर्ट होगी, और सेकेंड पार्ट में इन दोनों को इक्वेट करके रिलेशन निकाला। तो इसके अंदर हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है और इलेक्ट्रिक फील्ड की पता है, तो वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पॉइंट करके फिर मैग्नेटिक फील्ड की निकाल लें? क्यों, कौन सा फॉर्मूला, वो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं आप? राइट हैंड रूल किसी फॉर्मूले पे लगाएंगे? राइट हैंड रूल किसी फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई होता है। आपका राइट हैंड रूल, आप लॉजिक समझो ना, क्या लॉजिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नीचे की तरफ लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसी तरफ लगता था जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक एक करके, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लग रहा है। क्या ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लग रहा है? यस सर। हाँ जी सर। तो हमें क्या चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगे? मैग्नेटिक फोर्स अंदर ऊपर की तरफ लगे, कि ऊपर मुड़ जाए। कैंसिल करेगा, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फोर्स को कैंसिल करवाना है इससे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर नीचे लग रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगना चाहिए। तो वी वांट कि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ आए, ठीक है ना? अब आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो, आई, अगर आपको मैथ्स में ये तरीका पता हो, आई जे के, आई क्रॉस जे जो होता है वो के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस आई जे होता है। तो वो भी आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना? अगर राइट हैंड रूल नहीं अप्लाई करना चाहते, वो कैसे कर सकते हो, कोई पूछता है तो वो आप देखिए कैसे कर सकते हैं। फोर्स हमें किस तरफ चाहिए? मैग्नेटिक फोर्स हमें किस तरफ चाहिए बताइए? ऊपर की तरफ। ऊपर नहीं बोलो, आई जे के में से बोलो, क्या चाहिए हमें? मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ चाहिए? जे जे कैप। फोर्स हमें जे की तरफ चाहिए, तो वी वांट फोर्स जो है वो जे की तरफ। वेलोसिटी किस तरफ है? आई कैप। सर आई कैप। आई कैप। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? के वो हमें निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है वो हमें निकालना है, तो यहाँ माइनस के कैप। अब अगर आपने मैथ्स में ये रूल पढ़ा है, आई को मैं किससे क्रॉस करूं कि जे आ जाए? आई को मैं किससे क्रॉस, यहां पे देखो, आई को आप के से क्रॉस करेंगे, आप एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में जा रहे हैं। तो अगर आप ये वाला डायग्राम रिकॉल करो, आई को अगर आप के से क्रॉस करते हैं तो कितना आता है बताओ? माइनस जे। माइनस जे। क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, अगर मैं आई कैप को के कैप से क्रॉस करूंगा, आई कैप क्रॉस के कैप, क्योंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में जा रहा हूं, आई एम गोइंग एंटी क्लॉकवाइज, तो आंसर होगा माइनस जे। पर मेरे को आई को किसी से क्रॉस करना है, पर मैं चाहता हूं आंसर जे आए, तो ये वाला माइनस साइन आप इधर ले आइए। तो आई क्रॉस माइनस के इज इक्वल टू जे। अब आप यहां पे देखिए, आपको आंसर में जे चाहिए था, आंसर में जे कब आएगा? जब आप आई को किसके साथ क्रॉस करेंगे? माइनस के साथ। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है इट शुड बी डायरेक्टेड अराउंड माइनस के। माइनस के आपका मतलब क्या होता है, कौन सी डायरेक्शन? इनवर्ट। तो अगर वैसे ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अगर मैथमेटिक्स नहीं है आपके पास, आपने ये नहीं पढ़ा, तो उसको आप राइट हैंड रूल से भी ट्राई कर सकते, अदरवाइज ये भी तरीका है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट हैंड रूल की हम प्रैक्टिस करेंगे और भी थोड़ा इस पे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। ये वाला तरीका मत प्रेफर करो, यू कैन यूज राइट हैंड रूल। अज्यूम कर लो मैग्नेटिक फील्ड को आउटवर्ड, डायरेक्शन निकाल लो, गलत आया फिर इनवर्ड अज्यूम कर लिया, उससे सही आया, यानी इनवर्ड विल बी द डायरेक्शन। अब आगे देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी है, derive the expression for the radius of the circular path of the particle in region 2।
ये इसका रेडियस आपको डिराइव कर, ठीक है। इसकी डेरिवेशन आपको पता ही है, फॉर्मूला आता है mv/q। तो हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, आपको आती होनी चाहिए। If the magnitude of the magnetic field is changed to n times its earlier value, find the factor by which the radius of the circular path would change। वो कह रहा है सेकेंड रीजन में, इन रीजन 2 हम मैग्नेटिक फील्ड को n टाइम्स कर देते हैं, तो उससे जो सर्कुलर पाथ बन रहा है इसके रेडियस पर क्या असर पड़ेगा। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, बताइए। Radius becomes n times, becomes 1/n times, becomes there is no change। चलो A B C में से बताओ क्या ऑप्शन। If you make the magnetic field n times, तो रेडियस पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, वेरी सिंपल सर बी पार्ट 1/n टाइम्स, क्योंकि फॉर्मूले में देखिए मैग्नेटिक फील्ड डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड है उसको n टाइम्स करेंगे तो रेडियस 1/n टाइम्स। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट हमने क्वेश्चन 39 भी हो गया। क्वेश्चन 40 रीड करिए प्लीज। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार क्लास के बाद अपनी होमवर्क कॉपी में लिख लेना। अभी रात में कर लो जो बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। उसके बाद जब क्लास खत्म होगी तो जो भी डाउट्स आपके रहे होंगे उनको प्रॉपर्ली होमवर्क कॉपी में लिख। 40 A wire is placed in magnetic field, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वायर है इस शेप का, ये वायर की शेप है 4 6 10 5। दिस इज 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये एंगल 30 डिग्री है। ये करंट कैरिंग वायर है। वायर is placed in a magnetic field of 100 millitesla। magnetic field की डायरेक्शन ये है, magnetic field is 100 millitesla। it carries a current of 2 ampere। इसके अंदर क्वेश्चन में आप एरो बना लीजिए, 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है इसमें। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोर्स ऑन ईच सेक्शन ऑफ द वायर। इस वायर के हर पार्ट पे, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, एक ये है, तो इसके 4 पार्ट्स हैं। मैं नाम भी दे देता हूं, ए बी सी डी। 4 करंट कैरिंग वायर्स मान लो आप, 4 अलग अलग करंट कैरिंग वायर। चारों पार्ट्स पर कितना फोर्स लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो निकाल। क्या फॉर्मूला होता है, कैन समबडी टेल मी। फोर्स ILB sin theta। ILB sin theta। मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ करंट कैरिंग वायर इज I dl क्रॉस B, यानी ILB sin थीटा। ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, ये एंगल थीटा किसके बीच का होता है बताओ। DL and B। DL और मैग्नेटिक फील्ड एंड B। DL की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। DL has the same direction as that of current, और B मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले देखिए वायर A पे फोर्स ऑन A कितना हो जाएगा इस सेक्शन पे फोर्स, तो 0। क्योंकि DL की डायरेक्शन यही होगी जो करंट की है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल जब आप फॉर्मूले में डालेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा। तो इट विल बी ILB sin 0, तो ये 0। ऐसे ही अगर आप D सेक्शन पे देखो तो इसमें भी जो DL की डायरेक्शन होगी और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। तो फोर्स ऑन द सेक्शन D विल आल्सो बी 0। ये दोनों तो बहुत आसान था। अब फोर्स ऑन सेक्शन B देखते हैं, ये भी बहुत आसान है। फोर्स ऑन सेक्शन B ILB कितना होगा साइन 90। करंट की डायरेक्शन है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, साइन 9। करंट हमें दे रखा है 2, लेंथ इसकी है 6/100, और मैग्नेटिक फील्ड है 100 इंटू 10 की पावर -3, 100 इंटू 10 की पावर -3 साइन 91।
तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कट गया, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 10 की पावर -3, 12 इंटू 10 की पावर -3। दिस इज द फोर्स ऑन द वायर सी, सॉरी वायर बी। और डायरेक्शन के लिए क्या करना है, फर्स्ट फिंगर को डीएल, सेकेंड फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए इस तरह। फर्स्ट फिंगर जो है ये डीएल की तरफ है, डीएल इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ देखो करंट ऊपर जा रहा है, तो फर्स्ट फिंगर डीएल, सेकेंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और जो थंब है वो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। ट्राई करके देखिए, इस तरीके से रखना पड़ेगा आपको, थंब अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा होगा, तो फोर्स जो होगा दैट विल बी इन द इनवर्ड डायरेक्शन। तो ये फोर्स हमने निकाला ऑन द सेक्शन बी। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ट्राई करते हैं फोर्स ऑन सी, सी वाले सेक्शन। यहां पे आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला यही लगेगा, आई एल बी साइन, कितना होगा साइन एंगल 60 डिग्री। यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये एंगल डीएल और बी के बीच का है, ये नहीं कि जो दिया वो ले लिया। डीएल की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की है, तो डीएल विल बी इन दिस डायरेक्शन, डीएल की डायरेक्शन वही है जो करंट की है। और मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो जो एंगल आएगा डीएल और बी के बीच में वो ये वाला थीटा, थीटा विल बी दिस, जो कि 30 डिग्री नहीं होगा, 60 डिग्री होगा। डीएल और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो फॉर्मूले में डेटा डाल दीजिएगा, आई एल बी साइन 60, और वहां से कैलकुलेट करिएगा फोर्स कितना आ रहा है। राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फिंगर डीएल की तरफ, सेकेंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ट्राई करके देखना, राइट हैंड रूल से डायरेक्शन भी निकल आए। डायरेक्शन जो आएगी कुछ इस तरीके से आपको रखना, फर्स्ट फिंगर डीएल की तरफ है देखिए, सेकेंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, थंब बाहर पॉइंट करेगा, तो फोर्स जो आएगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बस इंपॉर्टेंट चीज थी 60 डिग्री देना है, उसको नोट डाउन। तो हर पार्ट पे हमने फोर्स निकाला। चलिए ठीक है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सर फोर्स आउटवर्ड कैसे आएगा? राइट हैंड रूल लगाइए, ट्राई करिए, फर्स्ट फिंगर को पॉइंट कराइए डीएल की तरफ, इस तरीके से आपको रखना पड़ेगा। देखो फर्स्ट फिंगर, यहाँ मेरा फर्स्ट और सेकंड फिंगर देखो, और पीछे बोल रही है, फर्स्ट फिंगर ये वाली किसकी तरफ पॉइंट कर रही है, देखो डीएल ऐसे जा रहा था, तो फर्स्ट फिंगर इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल, सेकंड फिंगर इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके से। ओके सर। हम जो आ रहा है वो बाहर की तरफ पॉइंट। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, राइट हैंड रूल पे समझ में आएगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। देखो क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे ना तभी कॉन्फिडेंस आएगा। आप लोगों के अभी फर्स्ट टर्म पेपर में मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही होंगे, तो न्यूमेरिकल्स में आपको जल्दी से आपको आंसर फाइंड आउट करके ऑब्जेक्टिव में उसको टिक करना होगा। तो कहीं पर भी आपने कोई गलती कर दी किसी कैलकुलेशन की या किसी स्टेप, तो पूरा वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज एमसीक्यू में कोई स्टेप्स के मार्क्स नहीं होंगे। तो क्वेश्चंस जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बेटर है। क्वेश्चन नंबर 43। A long infinite wire carries a current I। एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें पता है कि ये अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इट इज इन द शेप ऑफ सर्कल। राइट साइड पे इनवर्ड होता है और लेफ्ट साइड पे आउटवर्ड। लाइनें यहां से बाहर आएंगी और गोल घूम के यहां से अंदर, इस तरीके यहां से बाहर आएंगी और ऐसे अंदर, राइट साइड पे इनवर्ड और लेफ्ट साइड पे आउटवर्ड। ठीक है, अब क्या हो रहा है,
A proton moves parallel to this wire with a speed v and at a distance d from the wire. तो एक प्रोटॉन है, अब उसने ये तो बताया नहीं कि राइट साइड है लेफ्ट साइड है, तो आप कुछ खुद अज्यूम कर लीजिए किस साइड। प्रोटॉन है एक, वो कह रहा है मान लो मूव कर रहा है स्पीड v से, तो प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और वो मूव कर रहा है v की स्पीड, और कितना दूर है इससे, d डिस्टेंस दूर है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। कोई कहता है ये वायर प्रोटॉन के ऊपर क्यों फोर्स लगाएगा, वायर फोर्स नहीं लगाएगा, वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा है वो फोर्स लगाएगा। तो फोर्स ऑन प्रोटॉन विल बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। कोई कहता है मैग्नेटिक फील्ड क्यों लगाएगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। वैल्यूज पुट करते हैं, प्रोटॉन का चार्ज E, प्रोटॉन की वेलोसिटी v, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई नहीं है, डी है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी। और एंगल कितना होगा जरा सोचो, किसके बीच का एंगल है, v और b, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री ऊपर की तरफ है, पैरेलल टू द वायर है वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, क्योंकि राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता है, तो इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ और वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो एंगल बिटवीन दीज टू विल बी 90 डिग्री। 90। तो फोर्स आ जाएगा म्यू नॉट ई वी आई बाय 2 पाई डी। एमसीक्यू में आपके ऑप्शंस होंगे, वहां पे आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना, तो दिस विल बी द। अच्छा डायरेक्शन भी बता दो, अगर डायरेक्शन पूछी है तो। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स वेक्टर होता है, तो यू शुड टेल द डायरेक्शन आल्सो। राइट हैंड रूल लगा लो, फर्स्ट फिंगर वेलोसिटी की तरफ पॉइंट करा दो, सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट कराओ। राइट हैंड रूल देखिए, अट्रैक्टिव होगी टुवर्ड्स द वायर। टुवर्ड्स वायर। ध्यान दो, फर्स्ट फिंगर वेलोसिटी की तरफ और जो सेकंड फिंगर है वो इनवर्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। ध्यान से देखिए, यू विल हैव टू कीप इट लाइक दिस। तो जो थंब आ रहा है, थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी जो फोर्स लगेगा इस प्रोटॉन पे वो लेफ्ट की तरफ है, यानी ये वायर से अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा, अट्रैक्ट विल बी अट्रैक्टेड बाय द वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। अगर पहली बार में नहीं भी कर पा रहे, डोंट वरी, अगर आप उसको देख के समझ जाते हैं। कई सारे क्वेश्चन है असाइनमेंट में जो मुश्किल है, पहली बार में नहीं स्ट्राइक होते, और मोस्टली जो भी क्वेश्चन है सब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पर है, एक ही कॉन्सेप्ट पे 10-10 क्वेश्चन नहीं दिए हुए, ऑल क्वेश्चंस आर ऑन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आपने कर लिया, अब ऐसा ही क्वेश्चन अगर कोई और भी आ जाए तो आपको पता है हाँ क्या तरीका लगाना। अब 45 करते हैं, 45 भी थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा इसमें ना जो टर्म्स दे रखी है उनको समझने की कोशिश करिए। A galvanometer has a current sensitivity of 10 divisions per milliampere. एक गैल्वेनोमीटर है 10 divisions per milliampere। इस वर्ड को इस लाइन को समझने की कोशिश करो, 10 divisions per milliampere। The scale has total 150 divisions। टोटल 150 divisions। देखिए समझने की कोशिश करो, एक गैल्वेनोमीटर है, ये 0 है, इसमें टोटल 150 रीडिंग, 150 डिवीजन, 1 2 3 4 इस तरीके से, ये 10 हो गया, फिर 20 हो गया, फिर 30, फिर 40, इस तरीके से टोटल आपके 150 डिवीजन, यानी 150 लाइंस इस तरीके से मार्क करें। 150 डिविजन है, ये 150 लाइंस मार्क हुई, पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये 150 एम्पियर है।
ठीक है ना। ये आखिरी जो वैल्यू है ये करंट के टर्म्स में कितना करंट होगा, 150th डिवीजन जो होगा वो कितना करंट की रीडिंग होगी, वो आप कैसे बताएंगे। उसके लिए 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, यानी 10 डिविजन्स मिला के 10 डिविजन्स जहां पर है वो 1 मिली एम्पियर होता है। 10 डिविजन्स पर मिली एम्पियर, 10 डिविजन्स के बाद 1 मिली एम्पियर, फिर 10 डिविजन्स और तो ये 2 मिली एम्पियर हो गया, फिर 10 डिविजन्स और तो ये 3 मिली एम्पियर हो गया। तो 10 डिविजन्स मतलब 1 मिली एम्पियर, तो 150 डिविजन्स का मतलब क्या होगा, 15 मिली एम्पियर। 15 मिली एम्पियर। तो ये जो आखिरी रीडिंग होगी, आखिरी रीडिंग जो होगी, दिस विल कॉरेस्पॉन्ड टू 15 मिली एम्पियर। हर 10 डिविजन्स 1 मिली एम्पियर, फिर 10 डिविजन्स 1 मिली एम्पियर और फिर 1 मिली एम्पियर और तो 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3, 4, 5, 6। तो आखिरी रीडिंग जो होगी यानी मैक्सिमम कितना करंट ये गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है, आखिरी रीडिंग इसकी, दैट इज 15 मिली एम्पियर। और इसको बोलते हैं आईजी। हमने एक टर्म आपको बताई थी आईजी। आईजी क्या होता है कि ये गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कितना करंट टॉलरेट कर सकता है। इसकी आखिरी रीडिंग जो है वो 15 मिली एम्पियर है, यानी इससे ज्यादा करंट ये टॉलरेट नहीं कर सकता। इसके आगे रीडिंग्स ही नहीं, इसके आगे अगर नीडल जाएगी तो वो टूट जाएगी। तो दिस इज आईजी, करंट मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है। अब ऐसे ही ये बताओ कि वोल्टेज कितनी मैक्सिमम मेजर कर सकता, टॉलरेट कर सकता होगा, उसके लिए भी उसने डेटा दिया। और उसकी जो वो है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वो है 10 डिविजन्स पर मिली, 2 डिविजन्स पर मिली। वोल्टेज सेंसिटिविटी देखिए दे रखी है 2 डिविजन्स पर मिली, 2 डिविजन्स फॉर 1 मिली वोल्ट। यानी देखिएगा ध्यान से, 2 डिविजन्स मिला के, 2 डिविजन मिला के 1 मिली वोल्ट के बराबर, फिर अगले 2 डिविजन्स, फिर अब 1 मिली वोल्ट, फिर 2 डिविजन्स 1 मिली वोल्ट, फिर 2 डिविजन्स 1 मिली वोल्ट। तो अगर हम वोल्टेज की टर्म्स में बात करें तो मैक्सिमम वोल्टेज कितनी मेजर करी जा सकती है, 75 150 डिविजन्स, 2 डिविजन्स 1 मिली वोल्ट मेजर कर सकते हैं। तो 150 डिविजन्स जो है वो 75 मिली वोल्ट मेजर कर सकते हैं। तो वोल्टेज की टर्म्स में ये जो मैक्सिमम वोल्टेज टॉलरेट कर सकता है उसको बोलते हैं VG, विच इज 75 मिली। इससे ज्यादा वोल्टेज ये टॉलरेट नहीं करता। तो IG और VG हमने निकाला। IG था मैक्सिमम कितना करंट टॉलरेट कर सकता है और VG है मैक्सिमम कितनी वोल्टेज टॉलरेट। ठीक है ना, यूनिटरी मेथड से हमने कहा। क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, 2 डिविजन्स पर मिली वोल्ट, यानी 2 डिविजन्स मिलाकर 1 मिली वोल्ट मेजर कर, फिर अगले 2 डिविजन्स, फिर अगले 2, फिर अगले 2, इस तरीके से यहाँ पे 150 डिविजन्स जो होंगे, कैसे करा, 75 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 150 डिविजन्स मेजर करेंगे 75। अब आप फॉर्मूला लगाइए इसमें, ओम्स लॉ, VG इज इक्वल टू IG इंटू R। 75 मिली इज इक्वल टू IG है 15 मिली इंटू R। ये कट गया, तो RG की वैल्यू आ गई 5। RG कम्स आउट टू बी 5। RG क्या होता था, रिकॉल करो, इसके अंदर एक कॉइल होता था गैल्वेनोमीटर के अंदर। उस कॉइल में करंट फ्लो करता था तो उसके ऊपर टॉर्क लगता था, स्प्रिंग होता था पीछे। तो इस कॉइल की जो रेजिस्टेंस है RG वो आ गई 5 ओम। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। अभी तो हमने गैल्वेनोमीटर के अंदर के कॉइल की रेजिस्टेंस निकाली। अब आगे रीड करो, वो चाहता क्या है, वो चाहता है इसको कन्वर्ट करना, इस गैल्वेनोमीटर को वो कन्वर्ट करना चाहता है एक एम्मीटर में।
he wants to convert it into an ammeter to read 2 milliampere per division. तो अभी ये गैल्वेनोमीटर है, आपको इसको कन्वर्ट करना है एक एमीटर। अब एमीटर में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप इसमें और भी ज्यादा करंट फ्लो करा पाएंगे। तो क्या चाहता है वो? 2 मिली एम्पियर पर डिविजन, 2 मिली एम्पियर पर डिविजन। यानी हर एक डिवीजन 2 मिली एम्पियर को मेजर कर सकते हैं। फिर अगला डिवीजन एक और 2 मिली एम्पियर, फिर अगला डिवीजन एक और 2 मिली एम्पियर, फिर अगला डिवीजन, हर एक डिवीजन 2 मिली एम्पियर का होता चला। कितने डिवीजन है ऐसे इसमें टोटल? हाउ मेनी डिवीजन आर देयर? 150 150 वो चाहता है एक डिवीजन 2 मिली एम्पियर को मेजर कर पाए, तो 150 डिवीजन किसको मेजर कर पाएंगे? 0.3 एम्पियर 300 milliampere. वन डिवीजन व्हिच ही वांट्स कि एक डिवीजन जो है, देखो थोड़ा सा इसको एनलार्ज करके बनाते हैं। यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे डिवीजन है, वन सबसे पहला तो 0 ही होगा ऑब्वियसली। अब अगला डिवीजन जो है वो ये चाहता है कि 2 मिली एम्पियर का, 2 मिली एम्पियर पर डिवीजन, यानी हर डिवीजन 2 मिली एम्पियर के ऊपर। तो ये 2 मिली एम्पियर हो गया, फिर अगला 2 मिली एम्पियर, फिर अगला 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, ऐसे 150 टाइम। तो मैक्सिमम जो करंट होगा वो होगा 300, यानी 300 मिली। तो वो आपसे वो इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहता है और इसकी रेंज बढ़ाना चाहता है। कहां तक इससे मेजर करवाना चाहता है वो? 300 मिली एम्पियर तक। तो आपको पता है आपको शंट लगाना पड़ेगा, आर शंट। और आर शंट का फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद रखें, आर शंट इज इक्वल टू IG अपॉन I माइनस। IG है 15 मिली एम्पियर, डेटा पुट करते हैं, 15 इंटू 10 की पावर -3। RG हमने निकाल लिया था 5 डिवाइडेड बाय I, कितना हम चाहते हैं 300 इंटू 10 की पावर -3 माइनस ऑफ IG को निग्लेक्ट नहीं करेंगे इस बार आप, ठीक है ना। IG है 15 मिलियन, 15 इंटू 10 की पावर 10 की पावर -3, तीनों में से कट जाएगा तो शंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 15 इंटू 5, शंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 75 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 15, 285। तो शंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 75 बाय 285। तो वो पूछ रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट इट, तो बता दो कि वी विल पुट अ शंट रेजिस्टेंस, यानी पैरेलल में लगाएंगे, और कितने ओम का? 75 बाय 285। इसको सॉल्व करें तो थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था। असाइनमेंट में मोस्टली कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही है, आसान वाले क्वेश्चंस बारी बारी रिपीट करके कोई फायदा नहीं। तो डोंट वरी, डोंट गेट डिसहार्टेंड कि हमसे असाइनमेंट के क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी तरफ से ट्राई करो, जो नहीं हो रहे हैं वो हम आपको हेल्प करें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक और बार रिवाइज कर लेना, आप लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, अगर दोबारा देखना चाहेंगे तो दोबारा देख। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? चलिए बताइए सर। सर जब मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था तब मैंने डिविजन्स को 5 लेट कर दिया था सर, आंसर्स तो सही आ रहे थे, बट सर वो करेक्ट होगा कि रॉन्ग होगा? डिविजन्स को क्या लेट करा था सर? 5। आप ऐसा कर लो, आपने जो भी करा था उसका मेरे को सेंड करना फोन पे, उसको उसका फोटो लेके मुझे सेंड करना, पहले मैं चेक करूंगा फिर बता, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं बता सकते वो सही है। आंसर ठीक आया था सर? आंसर्स तो सही आए थे, बट सर वो 5 का फॉर्मूला भी कुछ ऐसा था ना, शायद इसलिए आए थे। आई विल चेक कि आपने क्या करा है, ऐसे आई विल नॉट से। आप उसका मेरे को फोटो व्हाट्सएप कर, ठीक है ना, फिर उसको मैं चेक करके। तो ये एक बारी फिर से समझा दो, 150 डिविजन्स का 300 मिली एम्पियर कैसे आया? हर एक डिवीजन, क्वेश्चन में वर्डिंग समझना ही सबसे इंपॉर्टेंट था।
वो कह रहा है 2 मिली एम्पियर पर डिवीजन। थोड़ा सा अगर आप टाइम स्पेंड करो ना, उसने बोला क्या है, 2 मिली एम्पियर पर डिवीजन। वो चाहता है कि इसका हर डिवीजन 2 मिली एम्पियर मेजर करे। तो अगर आप इस पे डिविजन्स बनाएं इसके स्केल के ऊपर, ये इसके मैं थोड़ा और दूर दूर करके बना, ऐसे 150 डिवीजन। वो क्या चाहता है कि हर डिवीजन कितना मेजर करे, 2 मिलियन। तो पहला 0 है, अब ये डिवीजन 2 मिलियन, अगला कितना हो जाएगा बोलो, 4 मिली एम्पियर। फिर अगला कितना हो जाएगा, 6। फिर 8 मिली एम्पियर, फिर 10 मिली एम्पियर, फिर 12 मिली एम्पियर। ऐसे इसी तरीके से अगर मैं आगे चलता चला जाऊं 150 टाइम्स। कोई कहता है 150 टाइम्स क्यों, क्योंकि उसने बताया था 150 डिवीजन से। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे आप आगे बढ़ते चले जाइए। जब आप 150th डिवीजन पर पहुंचेंगे तो वहां पे करंट की क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 के मल्टीपल्स पे चल रहे 150 into 2। के मल्टीपल्स पे चल रहे हो, तो 2 का कौन सा मल्टीपल हो जाएगा, 150th मल्टीपल हो जाएगा। तो जो आखिरी रीडिंग होगी यहाँ पर, दैट विल बी 300 मिलियन। ओके सर। ठीक है, एक बार रिवाइज करिएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा इसकी वर्डिंग्स कॉम्प्लिकेटेड है, और फिर दोबारा से अगर आपको देखना हो तो रिकॉर्डिंग में इसको दोबारा देखिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। असाइनमेंट में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं दिए हुए कि आप बस डेटा डालो आंसर आ जाए। अब देखो फिगर बनी हुई है, फिगर देख के बहुत बच्चे डर जाते हैं कि इसमें क्या हो रहा होगा। रीड करिए प्लीज सब लोग 55। Multi-range voltmeter can be constructed by using a galvanometer circuit as shown in the figure। थोड़ा सा इसमें आपको समझाते हैं पहले कि क्या हो रहा है। एक गैल्वेनोमीटर है, अब आपको पता है गैल्वेनोमीटर को जब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सीरीज में रेजिस्टर लगता है। तब आप सीरीज में रेजिस्टर लगाते हैं, तो वो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले उसने रेजिस्टर R1 लगाया है, R1 सिर्फ पहले पार्ट को। तो अब उसने एक वोल्टमीटर बना लिया होगा। अब ये गैल्वेनोमीटर जो था ये कन्वर्ट हो गया है एक वोल्ट, जब आपने R1 लगाया। और इस वोल्टमीटर की क्या रेंज बनी है, वी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ वोल्टमीटर दैट मेजर्स 2 वोल्ट। फिर उसके बाद ध्यान से देखिए डेटा दे रखा है, ये 2 वोल्ट तक मेजर कर सकते। क्या डेटा दिया हुआ है हमें, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, यानी इसके अंदर जो कॉइल है इसकी रेजिस्टेंस दे रखी है RG 10 ओम, और हमें दे रखा है कि ये कितना करंट टॉलरेट कर सकता था। मैक्सिमम करंट इट कैन टॉलरेट इज गिवन एज 1 मिली एम्पियर, यानी IG दे रखा है 1 मिली। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एक बार में आगे नहीं भागे। तो अभी भूल जाइए R2 और R3, फॉरगेट अबाउट R2 R3 जो लगे हैं छोड़ दीजिए। जब मैंने R1 लगाया तो ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो गया एक ऐसे वोल्टमीटर में जो 2 वोल्ट तक मेजर कर सकता। तो रिकॉल करो फॉर्मूला सीरीज रेजिस्टर का। जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते थे तो सीरीज में रेजिस्टर लगाते थे। कोई जना मेरे को फॉर्मूला याद दिलाएगा, क्या फॉर्मूला था सीरीज रेजिस्टर का? देखो कॉपी में से देख के बताओ। V/IG minus RG। V/IG माइनस RG, ये वाला फॉर्मूला हमारा 3 बार यूज होगा। सबसे पहली बार जो वोल्टमीटर बना उसकी रेंज कितनी है, 2 वोल्ट, उसकी रेंज है 2 वोल्ट, ठीक है ना। और कौन सी रेजिस्टेंस उसके लिए हमने लगाई है, R1 रेजिस्टेंस लगी। तो जो सीरीज में रेजिस्टेंस लगी है वो कितनी है, डेटा पुट कर रहा हूं मैं। सीरीज रेजिस्टर R1 है, रेंज कितनी है 2,
2 वोल्ट का है ना। IG कितना है 1 एम्पियर, 1 इंटू 10 की पावर -3 माइनस RG कितना है 10। कितना आया R1? 1990 ओम। 1990। तो ये हमने R1 की वैल्यू निकाल ली। इसको हम लिख लेते हैं R1 इज 1990। अब आगे देखिए, पहले यहां तक लिख लो फिर आगे करते हैं। तो सर मतलब माने इसमें हमने गैल्वेनोमीटर और R1 का जो सर्किट है वो क्लोज करा है इसमें। ये गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर के साथ आपने R1 लगा दिया सीरीज में, और अब ये टोटल जो है ये पूरा ये एक वोल्ट मीटर बन गया। आपको मैंने क्या बताया था, जिस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको खोलते हैं, उसके बॉक्स के अंदर सीरीज में रेजिस्टर लगा के बॉक्स बंद कर। तो ये गैल्वेनोमीटर था, उसके साथ आपने सीरीज में रेजिस्टर लगा दिया। अब ये पूरा जो है, अब ये डिवाइस एक वोल्ट मीटर की तरह यूज करेगा, और इस वोल्ट मीटर की जो रेंज होगी, यानी आप इससे अब 2 वोल्ट तक सेफली मेजर कर सकते हो। इसकी वोल्टेज टॉलरेट अब ये 2 वोल्ट तक कर सकता है। अब इसके बाद देखो आगे क्या होगा। अब वो चाहता है मैं वोल्ट मीटर की रेंज और बड़ी करूं, मेरे को 2 वोल्ट नहीं, मेरे को अब और ज्यादा वोल्टेज तक मेजर करवाना है। मेरे को कहां तक मेजर करवाना है? 20 वोल्ट। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और रेजिस्टर लगा। अब अगले वाले पार्ट पे आइए, R1 के आगे वाला सर्किट भी इंक्लूड कर R2। अब आपका सीरीज रेजिस्टर कितना लगा हुआ है जरा बताओ, व्हाट इज द सीरीज रेजिस्टेंस नाउ? R1 प्लस R2 R1 प्लस R2 प्लस R2 हो गई। और अब इसकी रेंज कितनी हो गई है? 20 वोल्ट्स। अब इसकी रेंज हो गई है 20। तो अब मैं ये फॉर्मूला फिर से यूज करूं। व्हाट इज द सीरीज रेजिस्टर? R1 प्लस इज इक्वल टू 20 अपॉन 1 इंटू 10 की पावर -3 माइनस ऑफ RG की वैल्यू 10। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, ये बन गया 20,000। 20,000 देखो ऊपर आ गया ना 1000 माइनस 10, तो 19,990 इज R1 प्लस R2। बताओ यहां से R1 की वैल्यू डाल दो जो पहले निकाली थी, R2 कितना आएगा? 18,000 ओम। तो R2 आ जाएगा 18,000। अब ये जो डिवाइस बनी ये 20 वोल्ट तक टॉलरेट कर सकती है, आप इसको यूज कर सकते हो अप टू 20, पर वो चाहता है अब इसकी और वोल्टेज टॉलरेट लिमिट बढ़ाना। वो चाहता है आपका ये वोल्ट मीटर 200 वोल्ट तक टॉलरेट कर सके, तो उसके लिए वो एक और सीरीज रेजिस्टर लगा देता है R3। अब आपकी जो डिवाइस है वो और ज्यादा वोल्टेज टॉलरेट कर पाती है। अब ये डिवाइस 200 वोल्ट भी टॉलरेट कर पाती है। तो अब फिर से डेटा पुट करते हैं, कितना है इस बार सीरीज रेजिस्टर? R1 प्लस R1 R2 plus प्लस R2 R3 plus R3 R1 plus R2 plus R3 is equal to 200 by 1 into 10 की पावर -3 माइनस 10। R1 R2 आपको पता ही है, तो यहां से आप R3 निकाल सकते हैं। सर 18 इंटू 10 रेज टू पावर 4 ओम। ठीक है, जो भी आता है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो, कोई कहता है हमें पहली बार में कैसे पता लगेगा कि ऐसे करना। ऑब्वियसली पहली बार में हो सकता है स्ट्राइक ना करें, तभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तो बोर्ड एग्जाम में जो भी चीज आएगी कोई भी पहली बार वाला नहीं होगा, क्योंकि पहली बार सब कुछ यहाँ पे कर लो, प्रैक्टिस कर लो पहली बार, जिससे कि बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आए वो आपका पहले देखा हुआ ही है। तो दैट इज द यूज ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप लोग असाइनमेंट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद वी हैव अदर मटेरियल ऑल्सो, और मेरे पास बहुत सारे MCQs सेशन रीजन है, वो कराएंगे अभी आप लोग।
डोंट वरी, एक बार हमारा थोड़ा सिलेबस कवर हो जाए, लेट अस फिनिश द पोर्शन फॉर फर्स्ट टर्म, उसके बाद बहुत टाइम होगा, we'll practice different type of questions, case study questions, assertion reason, MCQs, बहुत सारे questions practice करें। पर अभी जो बता रहे हैं उसको अच्छी तरीके से करें। अपने बुक के पीछे जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं वो बहुत अच्छी तरीके से कर लो प्लीज, वो सब एनसीईआरटी कवर हो जाता है आपका, और प्रैक्टिस असाइनमेंट में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, और एंड में जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ये भी करा करो प्लीज, हर चैप्टर के एंड में जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट। चलिए ठीक है, आज हमने कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करे, अब जो बाकी डाउट्स हैं नेक्स्ट एक और डाउट सेशन रखेंगे तब वो डिस्कस करेंगे।